तो हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल जहां हम पी वाई क्यूज़ को बेसिक्स से समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आज हमारे पास क्लास 12 फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स चैप्टर के दो पी वाई क्यूज़ हैं, तीसरा इसके बाद आएगा। ठीक है। ये दोनों सीबीएसई ने 2024 के एग्जाम में पूछे थे, तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले सवाल में ध्यान से समझना। A thin converging lens of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम्हारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो तुम्हें जो तुम्हारा फर्स्ट लेंस है उसकी फोकल लेंथ जो 10 सेंटीमीटर दी है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी इस केस में। is placed coaxially in contact with a thin diverging lens। मतलब इस लेंस को सेम एक्सिस पे कोएक्सियली, इसका मतलब यही होता है सेम एक्सिस पे कांटेक्ट में रखा है, एकदम चिपका दिया गया है। तो मैं दिखा देता हूं कैसे दिखेगा। पहला अगर कन्वर्जिंग है तो दिस इज हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस विल लुक। ठीक है। और दूसरा अगर डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग लेंस जो होता है दैट इज कॉनकेव लेंस, वो किस तरह दिखेगा, वो कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है। तो जब दो लेंसेस को तुम कोएक्सियली प्लेस करते हो इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो ये लेंसेस कुछ इस तरह से दिखेंगे। ठीक है। पहला कन्वर्जिंग, दिस इज कन्वर्जिंग एंड दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो दूसरा जो डाइवर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो डाइवर्जिंग लेंस विच इज अ कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 दे रखी है, विच इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है। तो इन दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखा गया। वो पूछ रहा है हाउ विल दी कॉम्बिनेशन बिहेव। ये जो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन गया है यहाँ पे, ये किस तरह बिहेव करेगा, मतलब दोनों मिलके लाइट को कन्वर्ज करेंगे, डाइवर्ज करेंगे या बिना बैंड हुए जाने देंगे। तो टू फाइंड दैट हमें इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पहले पता करनी पड़ेगी। ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1 बाय कैपिटल एफ इक्वल्स टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2। ठीक है। इसको तुम स्मॉल कैपिटल एफ की जगह एफ कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो, यहाँ के एफ भी लिख सकते हो। ठीक है। F1 फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ, F2 सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है। तो यहां से जब तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाय एफ सी एम बी कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू 1 बाय 10 प्लस 1 बाय -15। ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम तुम्हारा 30 आ जाएगा। नेगेटिव यहाँ लगा, 30 को 3 से गुना करोगे तो 3 - 2 ये आ जाएगा 1 बाय 30, विच मीन्स कि जो तुम्हारी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आएगी विल कम आउट टू बी 30 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव का। ठीक है। और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है इसका मतलब तुम्हारा कॉम्बिनेशन है दैट विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस। और ये यही पूछ रहे थे इस सवाल में, हाउ विल दी कॉम्बिनेशन बिहेव। तो इट विल बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो पहले सवाल का ये आंसर था। ठीक है। ध्यान से समझ लो, तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है। अगर तुम्हें क्लियर है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल क्या कह रहे हैं, वी हैव अ टेलीस्कोप which consists of two lenses of focal length 100 centimeter and 5 centimeter। ठीक है। अब टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। दो लेंस होते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस जहां से लाइट एंटर करती है और एक होता है आई लेंस जहां से हम देख रहे होते हैं। तो दो लेंसेज होते हैं टेलीस्कोप में। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जहां से लाइट एंटर कर रही है वो बड़ा होता है, उसका फोकल लेंथ ज्यादा होती है, और जो आई लेंस जहां से हम देख रहे होते हैं उसकी फोकल लेंथ कम होती है, साइज छोटा होता है। ठीक है। तो इस केस में तुम्हें दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है।
तो हमें ये ध्यान रखना है दोनों में से जो ज्यादा फोकल लेंथ है, जो बड़ी फोकल लेंथ है, वो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव लेंस की है, क्योंकि उसका साइज और अपर्चर मतलब साइज और फोकल लेंथ दोनों ज्यादा होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस FO इज एक्चुअली 1000 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जहां से हम देख रहे हैं दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, FO इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड FE इज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो पूछा क्या, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बहुत ही छोटा सा और बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही होती है टेलीस्कोप में। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, दो केस होते हैं, एक इंफिनिटी पे बन रही होती है और एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बन रही होती है। इमेज एट इंफिनिटी, राइट। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू FO बाय FE। वैसे तो ये नेगेटिव होता है, बट हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। FO इज 100, FE इज 5। तो सिंपली तुम्हारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी 20, और इसकी यूनिट नहीं होती, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है इस सवाल में तुम्हारी आ जाएगी 20। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया केस जब फोकल लेंथ इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रही होती है। तुम्हें वो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए जब इमेज तुम्हारी इन्फिनिटी पे ना बन के लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन में बनती है। उसका फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं मैं, ये यहां लिख रहा हूं। ठीक है, जब इमेज तुम्हारी बनती है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, उसमें जो हमका फॉर्मूला होता है दैट इज FO बाय FE अंदर 1 प्लस FE बाय D। दिस इज द फॉर्मूला जब तुम्हारी इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बन रही होती है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को भी तुम्हें ऐसे ही सही तरीके से लिखना। तो मैं थर्ड क्वेश्चन अभी इसको मिटा के बना रहा हूं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया क्या गया, ल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट, एक लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास। ठीक है, वो एक डेप्थ D में एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के अंदर रखा गया। ठीक है, D डेप्थ में एक डेंसर मीडियम के अंदर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज n। प्रूव क्या करना है तुम्हें इसमें, प्रूव दैट द रेडियस r ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब ये कोन क्या है, तुम खुद ध्यान से इसको समझना। अगर एक मीडियम के अंदर बिल्कुल बेस पे तुम्हारे पास एक लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो रेज निकल रही होंगी 3 डायमेंशन में, तो ऐसे वो फैल रही होंगी रेज, राइट। जब वो रेज ऐसे फैल रही होंगी, बाहर को ऐसे आ रही होंगी, तो जो इमेज बनेगी, ये शेप जो बनेगी, वो एक कोन सा बन रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे बना के समझेंगे इसको। तो क्या कह रहे हैं, जो उस कोन का बेस है उसका जो रेडियस r है, वो r जो है वो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, D डेप्थ है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है, और r उस कोन का बेस का रेडियस है। तो डायग्राम बना के समझते हैं। पहले डायग्राम ये देखो बनाते हैं। जस्ट टू मेक अ डेंसर मीडियम, मैं एक वेसल बना रहा हूं। ठीक है, उस वेसल में हम क्या करेंगे, अपने लाइट के सोर्स को, जो हमने यहां पे लिखा है ल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट, उसको यहां पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, इससे लाइट निकल रही होगी। तो जो तुम्हारा डेंसर मीडियम का टॉप मोस्ट लेयर है वो ये है, और अगर तुम्हें उससे मीडियम से, जो नीचे मीडियम में वो पड़ा है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट, उससे अगर तुम्हें रेज निकालनी है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जो कोन बन रहा है उस कोन के दोनों स्लांट हाइट्स के लिए 2 रेस पकड़नी है। पहली रे ये गई, ठीक है, और दूसरी रे ये गई। इस तरह से मान लो तुमने एक वो बना लिया। ठीक है, ये बड़ा बना देता थोड़ा सा,
ताकि सिमेट्रिकल भी लगे। तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है, इससे दो रेज गई, तुम्हें ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि वो तुम्हें कोन लगे, मैं ऊपर इसका बेस दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये कोन बन गया। इस कोन का जो बेस है उसका रेडियस आर है। कोन का जो बेस है ये रहा, उसका रेडियस आर है, राइट। और उसकी जो डेप्थ है जहां पे उसको प्लेस किया गया है, इस ऑब्जेक्ट को जहां प्लेस किया गया वो डेप्थ डी है। इसका मतलब यहां से लेके बेस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। क्लियर? अब सुनना ध्यान से, इसको करना कैसे, मुश्किल नहीं है। हाँ, पहली बारी में अगर तुमने पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा और पहली बारी समझने सॉल्व करने जा रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें लगेगा तो सही कि इसमें करेंगे क्या, ठीक है। क्योंकि जब ये सवाल आया था तो अपनी टाइप का एकदम नया सवाल था। तो सवाल में जो निकालना है पहले उस पर फोकस करो। आर ये रहा, डी ये रहा, एन इस मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स है। तो क्या तुम्हें यहां पे एक ट्रायंगल नहीं दिख रहा? जिस ट्रायंगल में अगर ये एंगल मैं पकड़ लूं तो दैट विल बी योर परपेंडिकुलर साइड और ये तुम्हारा बेस होगा। तो इस सवाल को करोगे कैसे? टी आई आर से पहले ना एक क्रिटिकल एंगल लिया जाता है व्हेन तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे रेयर मीडियम में, बाहर के मीडियम में क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। उस वक्त जो तुम्हारा डेंसर मीडियम में एंगल होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, राइट। क्रिटिकल एंगल को मैं आईसी से यहां पे डिनोट कर रहा हूं। तो अगर ये आईसी है तो ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से ये भी आईसी होगा। अब आईसी के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर बेस दैट इज tan थीटा। ध्यान से समझना इसको, बहुत सिंपल सवाल है ये। अगर मैं यहां पे tan थीटा लगाता हूं दैट इज tan IC, तो tan IC क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बेस दैट इज r बाय डी। ये बन गया r बाय डी। तो r और d तो आ गया मेरे पास, अभी n नहीं आया, ठीक है। तो n निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? n तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आईसी के बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन n एंड IC। अब वो क्या होता है? दैट इज n इक्वल्स टू 1 बाय साइन IC, और अगर इसको तुम रेसिप्रोकेट करके लिखते हो दैट विल बी साइन IC इक्वल्स टू 1 बाय साइन n, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, tan को तुम साइन बाय कॉस लिख सकते हो। तो अगर साइन IC 1 बाय n है तो कॉस IC क्या होगा? तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसमें तुम साइन थीटा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तुम्हारे पास कॉस IC आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय n का होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर, ठीक है। ऊपर रूट n स्क्वायर माइनस 1 पे आ जाएगा और नीचे n स्क्वायर का रूट लोगे तो n आ जाएगा। तो तुम्हारे पास cos IC भी आ गया और sin IC भी आ गया, जिसको तुम tan IC में रख सकते हो। तुम इसको यहीं पे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। tan IC हो गया sin IC बाय cos IC, r बाय d, ठीक है। अब sin IC की वैल्यू है 1 बाय n और cos IC की वैल्यू है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 ओवर n, इस n से n चला जाएगा, ये आ गया r बाय d। तो d यहां भेज दो, तुम्हारे पास तुम्हारा फाइनल जो तुम्हें रिजल्ट चाहिए था, एक्सप्रेशन चाहिए था, वो आ गया। दैट इज r इक्वल्स टू d ओवर अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये सीबीएसई आजकल ऐसे सवालों पे ज्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जैसे TIR का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली चाहे वो ना पूछें बट तुम्हें किसी सवाल की थ्रू ये वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने साथ जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, जो भी तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उनसे ये वीडियो जरूर भेजना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की वीडियोज और आती रहे इस चैनल पे, ठीक है। थैंक यू।